हेलो एवरीवन। बेटा मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं वो क्वेश्चन कराने के लिए जा रहा हूं तुम्हें कि जो हर बार पेपर में मिलते हैं, और मुझे इस बात से अपने आप पे खुद पे भरोसा है और तुम पर भी यकीन है कि आप करोगे। और मैं तुम्हें वही बताऊंगा जो तुम्हारे पेपर में और तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं किसी को गुमराह नहीं करना चाहता। जो आपने लिखा देखा है वही मिलेगा। अब बस ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास 1 महीने का टाइम है, यानी 30-35 दिन है। वो भी ठीक से तुम पढ़ लोगे तो मैं चाहता हूं कि अगर इस वीडियो को तुम देखते रहिए और सवालों को करते रहिए। आज तक आपने मैथ पढ़ा ही नहीं, मैथ को देखा ही नहीं, मैथ को समझा ही नहीं, फिर भी आप वो स्कोर कर सकते हो जो तुम समझ सकते हो। जिस हिसाब से आप पढ़े नहीं हो उस हिसाब से स्कोर करो तो कितने होने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अगर पढ़ने वाला बच्चा इन क्वेश्चनों को करेगा और उसे आ जाए 100%, तो मान लेना कि वो 90+ करेगा मैथ में। इस बात का मुझे भरोसा है। मैं लगातार प्रतिदिन ऐसी तरह की वीडियो लाते रहूँगा। अब अभी तक जो हुआ, कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमें वीडियो लगातार नहीं आ पा रही थी, पर अब लगातार आएगी, इस बात का यकीन रखिए। और मैं ऐसे ही जो हर बार परीक्षा में आपको टकराते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से सवाल हैं। आपको दिखेंगे यहाँ पर पहले अध्याय से लेके चल रहे हैं, यानी पहले वाला अध्याय कौन सा है? वास्तविक संख्या आपको दिखाई दे रहा होगा, भाग 1 है। और वास्तविक संख्या दे रखा है 2022 में जो आने वाले क्वेश्चन है। अगर नहीं आए भाई, इस बात जैसे आपने वहाँ पर लिखा दिखा है ना थंबनेल पर, वही सेम यहाँ बात नहीं मिले। अगर ये क्वेश्चन नहीं आए तो मुझे बता देना, मेरे कमेंट कर देना। इससे अगर बार भी चला जाए तो ये नहीं है कि सब आ जाए, इसमें से जो 4-6 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 6-7 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से अगर क्वेश्चन नहीं फंसे तो मुझे बता देना, मैं पढ़ाना अब तक बंद कर दूंगा। मैंने लिखा है ना, ऐसे नहीं लिखा है, ठीक है। तो देखो सुनो, ये है पाई क्या कह रहा है कि निम्न में से पाई क्या है, निम्न में से क्या है पाई, बताइए। तो निम्न में से पाई क्या है आप सभी को पता है। इसमें बताने की क्या बात है कि पाई ऐसा उदाहरण है परमेय संख्या का। अपरमेय और परमेय अंतर क्या होता है? परमेय का मतलब होता है बेटा, परमेय का मतलब होता है पिवट टेक्यू के रूप में लिखा जा सके। परमेय का मतलब क्या होता है? पिवट टेक्यू के रूप में जो संख्या लिखी जा सकती है, यानी पिवट टेक्यू के रूप में जो संख्या लिखी जा सकती है उस संख्या को क्या कहते हैं? परमेय संख्या। और जो पिवट टेक्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती, जो पिवट टेक्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपरमेय संख्या। तो ये पाई क्या है? पाई को हम नहीं लिख सकते। पाई का यानी बिल्कुल ठीक उदाहरण है, यानी जो सही से मिलता है, यानी सही से कहा जाए बिल्कुल, यानी क्या कह सकते हो, जो भी कह लो आप वही। तो क्या होगा आंसर इसका? बी, यानी 20 का आंसर होगा अपरमेय संख्या। अब क्या रहा? 22/7 निम्न में से है। अब इसमें से बताइए, अब तुमको कोई बात तो ये सर जी क्या है कि मतलब पाई का भी मान तो 22/7 है, वो तो बात सही है, तुम्हारी बात सही है, पर आप बताइए इसका क्या है। तो इसमें भी क्या होगा? इसमें देखो एक बात आओ, इसे हमने सीखा वहाँ पर पाई थी, मुझसे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या है, यानी पीवट के ग्रुप में है नहीं है। एक बात आओ, पीवट्टे की ग्रुप में लिखा है नहीं लिखा है रहा, और क्यू में हर जीरो नहीं होना चाहिए। तो बताओ क्यू में क्या जीरो हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इसमें आंसर कौन सा है? हमारा परमेय संख्या का आंसर है। कौन सा है? परमेय संख्या का आंसर है, ठीक है। कोई आपकी समझ में आ रहा होगा। अब देखिए तीसरा, देखिए तीसरा क्या कह रहा है कि अंडर रूट में A1 कैसी संख्या है? अंडर रूट में किसी भी प्रकार की संख्या होती है, अगर अंडर रूट में किसी भी प्रकार की संख्या होती है तो जान सकते हो क्या है, बताइए। अंडर रूट में अगर किसी भी तरह की संख्या है तो उसे अपरमेय संख्या ही है। अंडर रूट में यानी 2 है, अंडर रूट 3, या तो 2 ऐसे मान लो, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट देखो 4 मत कहना। क्यों नहीं कहना 4? कि 4 का पता तुम्हें वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है, अंडर रूट से बाहर निकल आएगा, फिर कहोगे तुम अरे सर ये तो गलत हो गया। तो इसका क्या है? अंडर रूट संख्या आती है, उसको क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। एक टिक मार का मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन जो आते हैं ना 3-4, तो इसमें से आ सकता है एक, ध्यान रखना है, देखना भी है। निम्न में से कौन सा एक सहअभाज्य संख्या है? क्या सहअभाज्य संख्या है? बताइए सहअभाज्य का मतलब क्या है? तुम जानते भी हो सहअभाज्य का। तो सहअभाज्य का मतलब क्या है कि जो स्वयं से भाज्य हो, यानी जो सहअभाज्य एक ही से भाज्य हो रहा हो। तो देखिए इसमें चेक करो क्या है। ए है मान लो, पहले चौथे में चेक करें हम क्या, यानी 4वां सवाल दे रखा है, देखो 14 और 35 क्या है? ए किसी से कट सकते हैं? एक से, यानी अलग अलग, यानी एक से नहीं कटे, किसी भी एक संख्या से सहभाज्य का मतलब यानी स्वयं से कट सकती है और किसी से नहीं कटे, यानी दोनों एक संख्या से नहीं कटे। तो देखो बताओ ये है तो कितने 7 से कट जाएगा, ये भी 7 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी नहीं है। और हमने देखा सी को देखते हैं हम, सी को बाद में देखो, उससे पहले क्या करें हम, इसको भी देख लो क्या दिक्कत है। दिक्कत क्या आ रही है पीछे से देख लो। 32 है, 32 को 2 से काटेंगे, ये भी कट जाएगा 2 से, ये भी कट जाएगा, ये भी नहीं है। अब इसे देखोगे कि अरे कितना है, 31 है, और ये 31 और यानी 45, हाँ तो 45 से तो क्या होगा ये, इसका मतलब बेटा यहाँ पर 5 से कट जाएगा ये, नहीं ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर 43 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 43 होना चाहिए था। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। देखो ना, तो ये 18 कटेगा अलग से, और 18 से यानी 2 से कटेगा, तो वो नहीं कट सकता इससे। ये आपको ध्यान रखना है विशेष तरीके से, एक संख्या से ना कटे, ठीक है। आगे चलिए, आगे क्या है? 5वां सवाल। 5वां सवाल देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 5वां क्या कह रहा है? 5वां सवाल कह रहा है कि आपको बताना चाहता है, 5वां क्या कह रहा है कि 15 और 18 और 24 का एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम किसी विधि से ज्ञात कर सकते हैं एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब जो फैक्टर होते हैं, यानी 15 के फैक्टर कितने हो गए यहाँ पर देखना तुम्हें, यानी 15 के फैक्टर कितने हो गए? 15 के फैक्टर जानते हो 3 × 5। ऐसे ही हमने देखा कि 18 के फैक्टर कितने हो गए? 18 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू कितने होते हैं? 3 इंटू, यानी 3 दूनी 6 और 6 18, यानी 3 × 3 इतने हो गए।
अब ऐसे ही 24 के देखना है तो 24 के फैक्टर करने हैं, तो 24 के फैक्टर कैसे करोगे, 2 इंटू 12 होते हैं, तो यानी 2 इंटू इतना, यानी 2 चौक 12 है और 12 दूनी 24, यानी ये फैक्टर हो गए। मान लो कैसे हो गए, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ये फैक्टर हो गए। अब इसमें से एलसीएम का मतलब क्या है कि जो समय कॉमन मिला है उसे एक बार लेते हैं। तुम जानते हो देखो 3 3 3 और 3 3 है, एलसीएम का मतलब क्या है 3। अब ऐसे ही देखा हमने, एक यहाँ पर बचा, किसी एक को लिख लो पहले, तो पहले इसको लिख लेते हैं। चलो उसका ये है जो बड़ा है उसे पहले लिख लो, तो 2 और 2, 3 बार 2 है, एक बार 3 है, तो 3 इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, मिल रहा है, क्या बचेगा इसमें 3 बचेगा, इसमें 5 बचेगा। यानी यहाँ हो जाएगा 5 या 15, कितना हो जाना चाहिए देख लीजिए एक बार, 5 या 15 है और 15 या 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, ये ऑप्शन हो जाना चाहिए आपका सही। ठीक है, समझ में आया हो, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्या दे रखा है, इस सवाल है क्या करें कि हर के, यानी हर में जो हर का है, हर में क्या आना चाहिए, हर के रूप में 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में आधार पर आता है, के आधार पर ज्ञात कीजिए, इसके आधार पर ज्ञात कीजिए, सॉरी आधार पर ज्ञात कीजिए कि ये वाली संख्या जो दिख रही है ना, भिन्न दिख रही है, परिमेय संख्या दिख रही है 1458/1250 दिख रहा है ना, वो क्या है, यानी कितने दशमलव, इस यानी इसका दशमलव प्रसार करना है आपको, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, वो कितने स्थान तक जाता है। तो एक बात है कैसे करेंगे हम, देखो 1458 तो है ये, अपन में क्या दे रखा है, अपन में दे रखा है 1200 कितना 50, तो 1250 कैसे फैक्टर करिए, 12 से 50 के जब फैक्टर करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा कितना कि 14 और 58, तो यहाँ पर बन जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 4, यानी 5 की पावर 4 आएगी। और हम क्या करेंगे, यानी 4 तो 2 की पावर बराबर करने के लिए, यानी 4 करने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 3 का ऊपर और 2 की पावर 3 का नीचे गुणा कर देंगे, और तुम जानते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा 1458 इंटू इसका मतलब क्या है 8, अरे गुणा करो करते रहो, किसी मतलब है तो वो देखने दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, इस पर 4 आ जाएगा और 4 को बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी नहीं समझे 2 इंटू 5 कर दिया, ऊपर दोनों के ऊपर 4 लगा दी, क्योंकि देखो 3 और 1 4 हो जाएगा ना, इसकी भी 4 है, तो इसका मतलब क्या होता है 10 और 10 की पावर 4 का मतलब क्या 4 जीरो, और किसी भी संख्या के किसी संख्या में 4 जीरो से भाग देंगे तो थोड़ा कहाँ जाएगा 4 अंक आगे जाएगा ना, तो ऑप्शन कौन सा आ गया 4, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, इससे हम सोल्यूशन करते हैं, इसका सोल्यूशन करके देखिए आप क्या कह रहा है, संख्या दे रहा है इतनी और इतनी दे रहा है। ठीक है, देखिए बखूबी से समझिए, तो इतनी संख्या दोनों दे रखा है, उसमें से कह रहा है कि क्या निकालना है, इसका यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा क्या करना है आपको, इसका HCF ज्ञात करना है। तो देखिए समझिए, हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे हल, तो हल लिखेंगे, हल में पहले क्या करते हैं बेटा, एक बात तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें यूक्लिड विभाजन विधि क्या है, हम जानते हैं, पहले ये देख लो कि दिया क्या है, यानी दिया क्या है सर जी, इसमें की भी क्या दे रखा है, दे रखा है दोनों संख्या है, क्योंकि पूर्णांक वही तो होता है, हमने मान लेंगे क्या मान लेंगे, दिया में मान लो कि a बराबर कितना है, यानी बड़ी संख्या a बराबर मान लेते हैं, तो 867 और b बराबर क्या है 255, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं सर जी। तो यूक्लिड विभाजन फिर में कह दो या एल्गोरिथम कह दो, कोई दिक्कत नहीं, विभाजन फिर में सवाल में बेटा 100% में सॉल्व करा के दिखा रहा हूँ, ये तुम कर लीजिए, रट लीजिए, कुछ भी कर लो, अब पेपर को ज़्यादा टाइम नहीं है, रट लो, और तुम यहाँ मान लो सवाल को रट लो चाहे समझ लो, कुछ भी कर लो, ये सवाल 100 नहीं 101% आने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखो ये बराबर हमारा क्या होता है, प्रमेय होती है तुम्हें पता है, और यहाँ पर इसे बात करें, यहाँ पर तो आर का मान कितना होगा, आर का मान कितना होगा बताइए, आर का मान बेटा इतना होता है, यानी आर का मान इतना हो सकता है कि 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा और v से छोटा, 0 या 0 से बड़ा और v से छोटा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो देखो यहाँ पर देखेंगे हम और जानेंगे हम कि यहाँ पर क्या होना है कि जब तक b का मान, यानी जब तक r का मान 0 ना हो जाए तब तक हम इस प्रक्रिया को आगे करते रहते हैं, बताया होगा तुम्हें, तुमने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा इस बात में, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही जब हम एक मान रखते हैं सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर दोनों का गुणा करेंगे, यानी इसके बराबर लेके आएंगे, यानी जो संख्या है बड़ी वाली उस संख्या को लेते आएंगे, तो उसको और छोटी वाली संख्या में कितने का गुणा करें, वो गुणा करने के बाद कितना जोड़ें, कितना मत जोड़ देना, 20 से अधिक कर दो, 20 से कम ही जोड़ना है, इसलिए बता दिया है। तो ए का क्या है 867 बराबर बी की जगह क्या है 255 इंटू क्यू की, अरे क्यू कोई पूर्णांक है, तो पूर्णांक का मतलब क्या है, क्यू पूर्णांक है बेटा, पूर्णांक का मतलब ये है कि क्यू का मान अपनी तरफ से कोई सा रख लीजिए, यानी इतने अपनी तरफ से कैसे रख लेंगे कि गुणा करके आना चाहिए, इससे नहीं आना चाहिए, तो कितना ए आ सकता है गुणा करके, हम जानते हैं 3 में गुणा कर देते हैं, इसका क्या करते हैं 3 में गुणा कर देते हैं, तो कितना बचेगा, यानी 3 में गुणा करने के बाद यानी देखो कितना हो जाएगा, तो बचेगा 102, यानी बराबर हो गया। अब क्या करते हैं बेटा, इस प्रक्रिया को हम दोबारा से देखते हैं कि यहाँ पर 0 नहीं आया, यानी आर की जगह पर 0 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा लगाएंगे, क्या लगाएंगे पुनः, अब कितने में करेंगे, अब हमारे पास ए हो गया ए हो गया बी, यानी हमारे पास क्या हो गया, अब क्या कह दो यहाँ ए बराबर 255 और क्या, और बी बराबर 102। अब ऐसी प्रक्रिया सेम चलती रहेगी, तो अब क्या करेंगे पुनः क्या करेंगे, ए का मान कितना है 255 बराबर 102 इंटू कितना करें, दो कर दें, 2 का कर दें, यानी कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा, 204 के बाद क्या बचेगा 51 बचा। अब ऐसी प्रक्रिया करेंगे आगे, लिख दो पुनः क्या करेंगे 102 बराबर
51 इंटू कितना करना है 2, कितना बचा, और बचा कितना 0। अगर हमारा यहाँ 0 आ गया, यानी 51 गया 0 आ गया, पर 0 आना चाहिए था। जैसे 0 आया हम यहाँ जानते हैं कि यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिख दो, यहाँ शेषफल क्या हो गया, शेषफल शून्य हुआ। जैसे ही हमारा शेषफल शून्य है, यहाँ पर जैसे शून्य हुआ तो हम जान सकते हैं यहाँ HCF कहते हैं। HCF किसको कह देंगे, हम बी के मान को, यानी बी की जगह पर जिसमें उगाते हैं उसी HCF कहते हैं। क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। तो हम कह सकते हैं अतः 255 व 867 का HCF कितना है, HCF है हमारा कितना 51। ये हमारा क्या है, आंसर है। आपको समझ आ गया होगा। ये देख लीजिए, सवाल को देख लीजिए, 100% देख लीजिए भैया। एक आध संख्या चेंज हो सकती है, संख्या चेंज हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ये मत कहना अरे कि सर जी सवाल ही चेंज हो गया, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, देख लीजिए, ये आ गया दूसरा। इसमें क्या करना है आपको, अरे सर जी इसमें क्या करना है, ये तो बहुत दिक्कत दे रहा है। अरे कुछ नहीं है, मैंने दोनों उस टाइप का बताया कि उस टाइप पे आ सकता है 100%, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस चैप्टर से आएगा तो आ सकता है उसमें से। अब आ जाए इसमें से नहीं आए, अगर उसमें से नहीं आए तो एक कह देगा गुणनखंड विधि द्वारा। ये आपको दिख रहा है कि इतने और इतने का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, हम करिए हल। ये तो आप बचपन से सीखते चले आ रहे हैं, अरे बचपन से सीख रहे हैं क्या। ऐसे करिए, ऐसे कर लीजिए, यहाँ कर दीजिए 54, और यहाँ पर करिए, ऐसे करिए, यहाँ पर कर दीजिए 336। एक और सबसे छोटा क्या होता है अपना 2 होता है, 2 से काटो ना फिर सम संख्या है। तो पीछे वाला अंक देखिए, पीछे वाला अंक क्या, पीछे वाला एक अंक देख लीजिए। अगर समय तो समय, पूरी संख्या समय, और बेसमय तो बेसमय। तो 4 क्या है समय, तो समय, और 6 भी क्या है समय। तो 2 से काटेंगे, 2 2 ना 4, कितना बचा 1 2 7 14। अब 3 से, तो 3 तिरक का 9, और 3 से 3, और 3 से 1 कट गए। अब ऐसे ही कटेगा 2 से, 2 1 2, 2 6 12, और 2 8 16, 2 8 16, और 2 चौक 8, तो 2 चौक 8, और 2 ना 4, 2 ना 4 और 1, और 3 7 21, और 7 1 7 कट गए। ये भी हो गया हमारा आ गया। तो अब ये समझ सकते हो, क्या कर सकते हो, यहाँ पे हम निकालेंगे इसके फैक्टर, यानी फैक्टर निकाल सकते हैं, यानी देख सकते हैं हमारा क्या है LCM निकाल लो और HCF निकालते हैं। तो दोनों की विधि जान लो कि अगर हम LCM निकालते हैं तो LCM का मतलब क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसका मतलब क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक बात बताओ, इसमें क्या करते हैं, पहले वाले सब ले लीजिए। तो पहले वाले का सब ले लीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी जो कॉमन मिलता है वो नहीं लेते इसमें। और उसमें क्या है कि जो कॉमन मिलता है वो, तो देखिए 2 यहाँ से, अब 2 मिला इसमें काट दिया हमने, और 2 डबल है तो फिर लिख लीजिए, फिर भी 2 है तो फिर लिख लीजिए, फिर भी 2 है तो फिर लिख लीजिए। तो देखिए था, अगर 3 है, 3 इधर पहले से मिल रखा है, नहीं लेंगे। 7 नहीं है, 7 ले लेंगे। टोटल का गुणा होके कितना आ जाना चाहिए, इन सब का गुणा हो जाएगा तो क्या आएगा तुम्हें पता होना चाहिए। नहीं समझ में आया, नहीं आ रहा ना, वरना घातों के रूप में भी निकाल सकते हो, और गुणा नहीं करना जानते तो ऐसे भी निकाल सकते हो। 1 2 3 1 4, यानी 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। लो ठीक है। अब HCF की बात करोगे, HCF में क्या है, जो कॉमन मिलता है, जो कॉमन क्या मिलता है बेटा, 2 इसमें एक बार है तो एक ही बार लो, 3 इसमें एक ही बार है, एक ही बार लो। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, यानी 6 क्या आ गया HCF। आपका सवाल हो गया, आंसर कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। मैं ऐसा करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वैसे रट लीजिए भैया, 100 नहीं 101% आएगा, इस बात का सबूत हम देते हैं। तो ठीक है, आगे चलो, कोई दिक्कत नहीं है बट आपको समझ में आना चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। संख्या, यानी संख्या दे रखा है, यानी परमेय संख्या दे रखा है, क्या ऐसे भी कह सकते हैं कि परमेय संख्या दे रखा है, परमेय संख्या दे रखा है। तो ये 10वां शांत है, शांत ही पूछ रहा है, आवृत्ति जो इसकी शांत है, तो इसकी डायरेक्टली तुम्हें दिख रहा है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं बहुत सिंपल सा सवाल है, तुमको अगर ऐसा कैसे कहीं नहीं आते, ऐसे सवाल कहीं नहीं आते, पर बेटा आ जाते हैं, कह नहीं आते वो, ये बोलकर नहीं आएंगे वो कि नहीं भाई साहब हम नहीं आएंगे, आप कुछ भी करिए हम नहीं आएंगे आपके सामने, ऐसा कहेंगे क्या, वो नहीं कहेंगे, वो तो कैसे भी आ सकते हैं। और इस बार तो भाई बहुत सिंपल सवाल आएंगे, इस बात की हम कह रहे हैं, हम इस बात की गारंटी दे रहे हैं। तो देखो सुनो, चलो कोई बात नहीं, टाइम वाला ही। दी गई संख्या क्या है, या दिया है, क्या दे रखा है, 441 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 2 दे रखा है। तो एक बात बताओ, ये क्या होगा, हमें नहीं पता, हम जानते हैं यदि हर में 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप का नहीं है, इसके रूप का नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत
होगा। अरे सर जी ऐसे कैसे होगा, इसमें तो है टू की पावर, अरे नहीं बेटा, उसमें कंडीशन ये है कि टू की पावर चाहे हज़ारों हो चाहे 10,000 हो, उससे कोई मायने नहीं रखता। 5 की पावर कितनी हो, चाहे 1 हो चाहे दोनों हो, या तो 5 हो या फिर 2 हो या दोनों हो चलेगा, पर इसमें तीसरा कोई जुड़ना नहीं चाहिए। इसमें 7 जुड़ा हुआ है, इसमें क्या है कि इसमें 7 जुड़ा हुआ है, और जब 7 जुड़ गया तो फिर उसका मतलब क्या है, ये 7 जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, नहीं होगा। यानी ये संख्या कौन सी शांत होगी, इसका प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। इसका प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, हो गया, आप देख लीजिए। ठीक है, और अगर 7 नहीं होता तो क्या होता, ये प्रसार शांत होता। क्या होता, शांत होता। अब देख लीजिए इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब दे रहा है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 0.06 का बार, यानी ये संख्या बार बार दोहराई जा रही है। कहने का मतलब ये है। तो इसे पिवट के रूप में यानी परिमेय संख्या के रूप में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, तो देखिए जल्दी से हल करते हैं कि सभी सवाल आए इसमें सब ऐसे ही समान इसी तरीके से करना है। माना x बराबर 0.666 डॉट डॉट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने लिखा यहाँ पर कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, जब यहाँ पर गुणा किए तो कितना हो गया, 10x बराबर 0.66 और डॉट 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 इंटू 10 दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे करोगे तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस, यानी पॉइंट इधर चला जाएगा 6 डॉट डॉट, वो तो सेम चल ही रहा है। अब एक बात बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं, इसे हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 0.666 डॉट 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 नहीं लिख सकते समीकरण दो। अब हम कह दें समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। अरे क्या कहोगे सर जी इसमें समझे, तो बताओ ये संख्या क्या बन रहा है, ये इस तरीका से नहीं दिख रहा, अरे ऐसे नहीं लिख सकते, अलग अलग पॉइंट है। अरे हम बताते हैं, तुम्हें समझ में नहीं आया तो एक तरफ इधर देखिए, जैसे हम कहते हैं ना 5 है, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस में कह दें हम 5.6 कह दें, तो कैसे जोड़ेंगे, पॉइंट वाली संख्या आगे लेते हैं क्या, नहीं तो पॉइंट यहाँ 0 ले लेंगे, तो क्या 6 पॉइंट 10, यानी पॉइंट तो वही रहेगा। अगर इसको ही हम अलग लिखना चाहें तो ऐसे नहीं लिख सकते, 10.6 है यानी 10 पॉइंट प्लस 0.6। अब ऐसे भी इसी को क्या कहेंगे, यानी मान लो ऐसे कहेंगे तो देखो 10.0 और प्लस में क्या है 0.6, यानी इसका मतलब क्या है 601। बात वही आ गई, समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे ही जोड़ना है, क्या करना है यहाँ पर 10x और 6x प्लस 6 प्लस x, तो x उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 9x बराबर 6, यानी 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, यानी x बराबर 2/3। आपको पता भी है, डायरेक्टली नहीं कर सकते, तुमको और हमें तो ये तो पता था, हम अपन में 100 का भाग यानी 1000 का भाग देते। कितना पता है कितनी जीरो चल रही है यहाँ पर, कितना पता है कितनी 6 जा रही है, क्या आपको पता है ना, तो इस रूल से आप नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सोल्यूशन हो गया, आपको समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सवाल आ सकता है बेटा, कोई शक नहीं है इसमें। ठीक है, अब आ जाइए अपने मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल पे। ये तो हमेशा आता है, तुम्हें लगता है कि सर ये ऐसे सवाल आते हैं, तो देखो इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल सवाल है, हम बताते हैं इसको करने के लिए। तो देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ लिख दीजिए हल। ठीक है, फिर लिखना है हमें माना, इसके विरोध में मानो, इसने क्या बोला भी कि ये √3 क्या परमेय संख्या है, बताइए अपरमेय संख्या है। हम कहते हैं नहीं हमें नहीं पता भाई, हम इतना जानते हैं कि √3 हमने माना कि √3 एक परमेय संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर जी कोई दिक्कत नहीं है हमें, तो जब है तो है। तो एक बात बताओ, परमेय संख्या क्या होती है, पिवट टेक्यू के रूप में लिखी होती नहीं लिखी होती, तो पिवट टेक्यू के रूप में ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते इसे, हाँ बोलो। और पी क्यू क्या एक पूर्णांक, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है यहाँ पर, तुम्हें क्रॉस का गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा p√3 बराबर, सॉरी गलत हो जाएगा, p बराबर √3 क्यू आ जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करें कि हम कह दें यहाँ पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तो p स्क्वायर और 3q स्क्वायर, और समीकरण से दे दो नाम 1। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे दिया है, तो हम क्या कह सकते हैं, क्या 3 q को यानी p को विभाजित नहीं करेगा। हम कह रहे हैं कि 3 की जगह पर अगर कुछ होता तो हम कह सकते हैं 3 p स्क्वायर का विभाजक नहीं है, यानी हम कह रहे हैं 3 यहाँ 3 p स्क्वायर को विभाजित करेगा। अतः तो भैया जब 3 p स्क्वायर करेगा तो p को भी तो करेगा। जब p स्क्वायर को करेगा तो p को नहीं करेगा, कंडीशन तो वही है सेम। अब एक बात बताओ, जब इन सबको कर जाएगा तो हमने माना, अब हमने द्वारा से मानो, यहाँ तक था ठीक है, अब मान लिया, या आते मान लिया, अब माना कि 3 एक परमेय,
हमें ये देखना है कि दोनों में सेम क्या मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है। पहले हमने माना अंडर को, अब माना 3 को, तो यहाँ पे सेम लिया था, यहाँ पे ले लिया आर बराबर 3। तो हम जानते हैं आर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर भी करोगे कैंची गुणा, तो पी बराबर 3r, और दोनों पक्षों में क्या करोगे, वर्ग, पक्षों में वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 9 आर स्क्वायर, समीकरण दूसरा। अब एक बात बताओ, जब इतना हो गया, यहाँ हो गया ना, कोई दिक्कत आ रही क्या, नहीं आई ना, देख लेना आ रही हो तो जब यहाँ तक भैया कोई दिक्कत नहीं आई तो हम क्या कहें कि सर जी एक बात बताओ। हमने कहा बिल्कुल पूछो। तो पी का मान यहाँ नहीं रख सकते क्या, पी का मान यहाँ नहीं रख सकते क्या। तो पी का हमने मान रखा यहाँ पर, जब हमने कहा समीकरण फर्स्ट से पी स्क्वायर का मान रखने पर, तो पी स्क्वायर का मान क्या है, 3q स्क्वायर बराबर 9 स्क्वायर, यानी इसे 9r स्क्वायर, सॉरी क्या हो गया, q स्क्वायर 3r स्क्वायर हो गया। तो एक बात बताओ, तो 3 q स्क्वायर को विभाजित करेगा तब, या तो 3 q को भी तो कर सकता है, q को भी विभाजित करेगा। जब एक बात बताओ कि q भी और p भी इससे विभाजित है तो इसका मतलब क्या है बताइए। अब हमने माना कि p से विभाजित है, और हमने माना था भाई कि इसका विरोधाभास और क्या कर रहा है, उससे विभाजित है, तो इसका मतलब ये स्पष्ट होता है कि p व q, इससे स्पष्ट होता है कि p व q एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, 3 है। तो तुम जानते हो कि p व q एक सहभाज्य संख्या नहीं है, और सहभाज्य संख्या नहीं है तो ये हमारी अवधारणा के विपरीत है। यानी हम कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं अतः, क्या कह सकते हैं, अतः p व q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। ये जब है तो एक बात बताओ, हमने कहा था कि p यानी दे रखा है p और q का HCF है, क्या HCF कितना होना चाहिए, अगर परमेय है तो 1 होना चाहिए, यानी अपरमेय संख्या है तो उसके लिए दोनों का क्या होना चाहिए, दोनों का 1 होना चाहिए अपरमेय के लिए, और परमेय के लिए 1 से अधिक होना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, डोंट इक्वल टू a, यानी डू नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं आया, ये 1 के बराबर नहीं आया, यहाँ तो 3 आया है, कितना आया, 3 आया। तो क्या है, यह हमारी अवधारणा के, यह हमारी, ये लिखना सभी में, यह हमारी अवधारणा के विपरीत है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, कोई इसमें दो राय नहीं है। आप देख लीजिए, सवाल कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैंने बड़ा बड़ा लिखा है इसलिए समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से हमने क्या किया कि पहले एक बार दोबारा समझ लिया, हमने मान लिया, मानने के बाद ये दिया कि हम जानते हैं पी व क्यू अगर रूप में होता है दोनों तो इस रूप में ले सकते हो। इस रूप में लेने के बाद तुम्हें पता है कि दोनों का वर्ग करके तो पता 3 से विभाजित होगा, पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर होगा तो पी भी तो हो सकता है। ठीक है, अब हमने माना कि एक परमेय संख्या नहीं 3 एक परमेय संख्या, वो तो है, ये माना क्या तुमने, पर ठीक है फिर हमने माना तो पी बट्टे आर एक चेंज कर दिया, दोनों को आर इक्वल टू 0 यानी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से देखा दोनों पक्षों वर्ग किया, पी का मान रख दिया, पी का मान रखने के बाद जो काट दिया, पर एक बात तो सेम कंडीशन बन रहा है। तो 3 जब क्यू इसको कर सकता है तो क्यू को भी कर सकता है। अब दोनों में क्यू और पी 3 से विभाजित हो रहे हैं, पी और क्यू 3 से विभाजित हो रहे हैं, तो क्या है कि पी व क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है, और क्या है यानी अपरमेय संख्या के लिए क्या होना चाहिए, एचसीएफ होना चाहिए, दोनों संख्या को 1, और इसमें क्या 1 नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है 3। तो ये क्या हमारी अवधारणा के विपरीत है। तो ये क्या है, एक परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या हमने सिद्ध कर दिया, देख लीजिए आप। और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और मैं इसे आशा आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा, मैं आपके साथ गलत नहीं कर सकता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें मैं वही करा रहा हूँ जो तुम्हें 100% पेपर में ज़रूर मिलेगा बेटा, ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।